Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपने MCQs from 46 to 50 till now we are done up to 45. I hope आपने कर लिए होंगे and please इसको बाद के लिए मत रखना because वो बाद कभी नहीं आने वाली है. साथ साथ एक या दो वीडियोस जैसे आपको टाइम लगता है केस सिनेरियोस के डेली बेसिस पे रख लीजिए एंड 1 और 2 वीडियोस सेम एज आप MCQs के डेली बेसिस पे रख लीजिए सो दैट आपके हैंड टू हैंड क्या होगा, कंसेप्ट रिवाइज होते रहेंगे एंड बहुत सारी चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी सिलेबस खत्म होने तक कि यस GST में आपको कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा. चलिए अभी करते हैं स्टार्ट. अगेन वी विल स्टार्ट विद द रिवर्स ऑर्डर. करते हैं स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. साथ साथ में सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कराती चलूंगी जैसे कि हम कर रहे हैं. जो भी पॉइंट आता है आई ट्राई उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है मैं आपको एक ही जगह पे रिकॉल करवा दूं. चलिए क्या कह रहा है ये, मिस्टर प्यारे सिंह जो प्यारे लाल सिंह हैं रजिस्टर्ड हैं कहां पर, लखनऊ में रजिस्टर्ड है. प्यारे लाल सिंह कहां पर रजिस्टर्ड है, लखनऊ में रजिस्टर्ड है यूपी में. इज अपॉइंटेड एज अ डेल क्रेडिट एजेंट बाय सनी कार्ड कंपनी. सिंपल सी बात है, एक सनी कार्ड कंपनी है जो प्रिंसिपल है और जो प्यारे लाल सिंह है वो क्या है, वो एजेंट है. जो कंपनी है वो भी रजिस्टर्ड है यूपी में एंड जो प्यारे लाल एजेंट है वो भी यूपी में रजिस्टर्ड है. सिंपल सी बात उसने ये अभी तक बोली है. ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है मैं आपको फटाफट से एक बार ब्रीफ करती हूँ. डेल क्रेडिट एजेंट वो होता है जो क्या करता है, इन केस आई एम ए डेल क्रेडिट एजेंट एंड आई हैव सप्लाई द गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर ऑन द क्रेडिट. मैंने क्रेडिट पे अल्टीमेट कस्टमर को मैंने क्रेडिट पे माल दिया है. बट मैं क्या करती हूँ, मैं अपने जो प्रिंसिपल को बोलती हूँ नहीं आपको तो पूरी पेमेंट मिल जाएगी, डू नॉट वरी. जो क्रेडिट का रिस्क है वो मैं खुद उठाती हूँ. जो क्रेडिट के रिस्क की वजह से अब आपने क्रेडिट का रिस्क उठाया तो कस्टमर से आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे एज अ फाइनेंस चार्जेस. जो क्रेडिट की रिस्क की वजह से आपको कमीशन मिलती है वो डेल क्रेडिट कमीशन होती है. क्रेडिट का रिस्क जो आपने उठाया कस्टमर को उधार में देकर उसकी जो कमीशन होती है दैट इज कॉल्ड द डेल क्रेडिट कमीशन. डेल क्रेडिट एजेंट कौन हुआ, जो प्रिंसिपल को तो पूरा कंफर्म कर देता है, डोंट वरी आप टेंशन लो आपको पूरी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन रिस्क वो अपने लिए उठाता है, रिस्क वो खुद उठाता है. दैट इज कॉल्ड द डेल क्रेडिट एजेंट. उसके बाद क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. करंट फाइनेंशियल में क्या बोल रहा है, सनी कार्ड प्राइवेट लिमिटेड. अब क्या हुआ देखो, सनी कार्ड करेगा प्यारे लाल को, प्यारे लाल करेगा कस्टमर को सप्लाई. ठीक है ध्यान से देखना, मैं सारे कंसेप्ट यहां पर रिकॉल करवाती हूँ. सनी कार्ड ने प्यारे लाल को, प्यारे लाल ने कस्टमर को. सनी कार्ड ने जो गुड्स सप्लाई करी है किसको, प्यारे लाल को. प्यारे लाल को जो गुड्स सप्लाई करी है उनकी वर्थ तो कितनी है, उनकी वर्थ तो कितनी है 10 करोड़ रुपीस. उनकी वर्थ तो कितनी है 10 करोड़ रुपीस. बट उसकी ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है 10.05 करोड़ रुपीस. ध्यान रखना, सनी कार्ड ने प्यारे लाल को एजेंट को 10 करोड़ की वर्थ कितने में दी है, 10 करोड़ की गुड्स थी ओपन में जिसकी मार्केट में जो कितने में बिक रहा है इतने में बिक रहा है. ठीक है उसके बाद प्यारे लाल सिंह ने क्या करा, फर्दर गुड्स को सेल करा. कितने करोड़ में 10.10 करोड़ में. प्यारे लाल ने कितने में सेल करा 10.10 करोड़ में अल्टीमेट कस्टमर को करा. एंड इनवॉइस प्यारे लाल ने अपना इनवॉइस रेज करा, इनवॉइस यूजिंग हिज ओन इनवॉइस. तो शेड्यूल 1 क्या कहता है, ध्यान रखना, शेड्यूल 1 कहता है अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ सप्लाई करी है, प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ सप्लाई गुड्स करी हैं विदाउट द कंसिडरेशन in the given case, in that case that supply will be that goods transfer will be treated as प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो गुड्स की डील हुई है, जो प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजी है दैट विल बी कॉल्ड सप्लाई ओनली इफ द एजेंट इज सप्लाइंग फर्दर दीज गुड इन हिज ओन इनवॉइस. अगर जो एजेंट है वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो जो सप्लाई है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की सप्लाई क्या है, वो भी सप्लाई बन जाएगी एज पर शेड्यूल 1. इतना एक पार्ट समझ में आया. क्यों बनी ये शेड्यूल 1 एज पर, क्यों बनी, इसलिए बनी क्योंकि आगे जो एजेंट है वो अपने इनवॉइस पे सप्लाई कर रहा है, जो फर्दर एजेंट है वो इन हिज ओन नेम सप्लाई कर रहा है. अब बात आती है सप्लाई तो हमने मान लिया, सप्लाई तो इट्स ओके ये कर रहा है, क्या करेंगे हम उसके बाद, ये बताओ सप्लाई तो वो कर रहा है बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई. वैल्यू ऑफ द सप्लाई में हम पढ़ते हैं एजेंट की जो वैल्यू सप्लाई निकाली जाती है उसके लिए आता है रूल 29. एजेंट की जो प्रिंसिपल एजेंट की जो सप्लाई है उसके लिए क्या आता है रूल 29. रूल 29 क्या कहता है, क्या सप्लाई यहाँ पे रूल, ऑब्वियस सी बात है ना, ये खुद तो आपस में गड़बड़ कर सकते हैं, तो ये क्या करे एक रूल डिस्क्राइब कर दिया. रूल क्या बोलता है, या तो ओपन मार्केट वैल्यू आप ले लो, या तो आप क्या ले लो
ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। तो ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? 10.05 है। या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या फिर आप एक काम करो, जिस प्राइस पे आगे एजेंट कस्टमर को बेच रहा है, जिस प्राइस पे आगे एजेंट कस्टमर को बेच रहा है, हम ये मानते हैं कि एजेंट मैक्सिमम अपना मार्जिन 10% रखता है, एजेंट मैक्सिमम अपना मार्जिन 10% रखता है, एंड यू कैन टेक द 90% ऑफ दैट, कि उसने आपसे 90% में दिया एंड देन 100% में उसने बेच दिया 10% मार्जिन रखे। तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास चॉइस है, या तो ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर 90% किसका? 90% ऑफ द प्राइस दैट इज चार्ज बाय द एजेंट फ्रॉम हिज अनरिलेटेड कस्टमर। एजेंट कितने में भेज रहा है? 10.10 में, इसका 90% निकालो, 10.10 का 90% निकालो, 9.09। अब एक बात बताओ, सेल वैल्यू दिखाने की आपके पास ऑप्शन है, आप 10 दिखाओगे, 9 दिखाओगे, ऑब्वियस 9 दिखाओगे, कम पे टैक्स जाएगा, तो आप 9 दिखा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? 9 दिखा सकते हो। तो 9.09 वैल्यू सप्लाई कब होगी? जब प्रिंसिपल से एजेंट हो गया है। अब फर्दर पढ़ते हैं, एजेंट और आगे कस्टमर का रिलेटेड जो भी पॉइंट है। अब एजेंट ने कस्टमर को कितने में बेचा है? 10.10, ये पॉइंट तो आ ही जाएगा, 10.10 में सेल करा है। उसके बाद क्या कह रहा है? प्यारेलाल सिंह ने कमीशन भी रिसीव करी है। अब सनी कार्डनर को कमीशन दी होगी ना, तो कमीशन भी उसके लिए तो टर्नओवर है, उसके लिए तो सप्लाई है, क्योंकि उसने सर्विस सप्लाई करी है। सर्विस सप्लाई करी है कितनी? 75 लाख। ध्यान रखना, सर्विस सप्लाई करी है, इसलिए क्या हो जाएगी? 75 लाख इसकी सप्लाई में ऐड हो जाएगी। 10.10 इसकी सप्लाई में हम क्यों ऐड करें? क्योंकि एजेंट ने अपने नाम पे इनवॉइस इशू करा है, इसलिए ये जो सप्लाई है वो एजेंट की सप्लाई में भी ऐड होगी, बिकॉज दीज आर द गुड्स बीइंग ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द एजेंट ओनली। एजेंट के नाम पे गुड्स जा रही है तो एजेंट की सप्लाई भी बन जाएगी। अगर डायरेक्ट बेचता तो सीधा प्रिंसिपल की सप्लाई रह जाती वो। तो 10.10 आ गई एजेंट की सप्लाई, प्लस कमीशन आ गई। उसके बाद जो उसने डेल क्रेडिट में बेचा, उसके रिगार्डिंग उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। जो क्रेडिट में कस्टमर को बेचा, 15 लाख का इंटरेस्ट भी चार्ज किया, तो वो 15 लाख और ऐड हो जाएगा। तो कितना बन गया? 10 करोड़ 10 लाख प्लस 75 लाख प्लस 15 लाख, 11 करोड़ यहां पर बन गई किसकी सप्लाई? एजेंट की सप्लाई। प्रिंसिपल टू एजेंट कितनी बनी? 9.09, एंड एजेंट टू कस्टमर बन गई 11 करोड़ की सप्लाई। एजेंट टू कस्टमर बन गई 11 करोड़ की सप्लाई। देखो 9.09 11 करोड़, यस ए में ही दिया हुआ है 9.09 और 11 करोड़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पर कंप्लीट सम अप कर दिया है, कंप्लीट टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, कंप्लीट टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। चलिए अभी चलते हैं पीछे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम। चलिए क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है? लेट अस चेक दैट। क्वेश्चन 49, चलो क्या कह रहा है? मिस्टर अलाउद्दीन और स्टेशनरी रिटेलर। मिस्टर अलाउद्दीन क्या है? स्टेशनरी रिटेलर है, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड है इलाहाबाद में। हैज रिसीव्ड द ऑर्डर फॉर सप्लाई, उनको सप्लाई का ऑर्डर आया है जिसकी गुड्स की वर्थ कितनी है? 2 लाख ऑन 12 नवंबर फ्रॉम अनदर लोकल रजिस्टर। मतलब B2B सप्लाई है, रजिस्टर्ड से बात सप्लाई हो रही है। 2 लाख की गुड्स वर्थ का क्या है? उसको ऑर्डर आया है। 2 लाख की गुड्स वर्थ का क्या है? उसको ऑर्डर आया है। तो उसके बाद क्या है? गुड्स वर सप्लाइड अंडर द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस सप्लाई करा है तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या ये ऐड होंगी? क्या पैकिंग मटेरियल ऐड होगा? फ्रेट हैंडलिंग चार्ज होगा? हैंडलिंग चार्जेस ऐड होगा? बिल्कुल होगा। हमने वैल्यू सप्लाई में पढ़ा है इंसिडेंटल चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब जो मेन सप्लाई से रिलेट कर रहे हैं वो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड होंगे। फ्रेट कार्टेज वगैरह ये सब ऐड हो जाएगा, बिकॉज दीज आर ड्यू टू द मेन सप्लाई। ये कंपोजिट सप्लाई बनाते हैं ना बिल्कुल सप्लाई को, क्योंकि ये क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो मेन सप्लाई से आपको करने पड़ रहे हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा? ये एक्सपेंसेस खर्च करा बिफोर डिलीवरिंग टू द जलाउद्दीन। जलाउद्दीन को करने से पहले क्या करा इन्होंने? कुछ खर्चे करे पैकिंग चार्जेस के, वो भी ऐड हो जाएंगे। फ्रेट के वो भी ऐड हो जाएंगे। हैंडलिंग चार्जेस के वो भी ऐड हो जाएंगे। वैल्यू सप्लाई हम बना रहे हैं। मिस्टर जलाउद्दीन ने क्या करा? मेड फुल पेमेंट कर दी ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच हैज अलाउड द इंस्टेंट कैश डिस्काउंट। अब थोड़ी सी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी है। डिस्काउंट के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना बताया कि उसने क्या कर दी? पेमेंट करी है ऑन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। पेमेंट कब करी है? ऑन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो डिस्काउंट का भी पॉइंट मैं आपको याद करा देती हूँ। देखो डिस्काउंट अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया हो
एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया हो और बिफोर द सप्लाई दिया हो। एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया हो डिस्काउंट, ध्यान से सुनना, डिस्काउंट अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया हो और बिफोर सप्लाई दिया हो तो क्या हो जाएगा, और इनवॉइस में शो करा हो तो माइनस हो जाता है ना। अगर जो डिस्काउंट है वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई हो और बिफोर सप्लाई हो, मतलब जिसके बारे में आपको पहले ही पता है, वो डिस्काउंट तो आप इनवॉइस में से माइनस कर दोगे वैल्यू सप्लाई में से। बट जो डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई दिया गया है, हमें यहाँ पर दिख रहा है ना गुड्स की डिलीवरी के बाद उसने पेमेंट करी है, जो डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई दिया गया है वो तभी डिडक्ट होगा, वो डिस्काउंट तभी डिडक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ उसके बारे में पहले से ही एग्रीमेंट हो रखा था। तो क्या बोल रहा है वो, ये तभी सप्लाई होगा अगर उसके बारे में पहले से ही एग्रीमेंट हो रखा हो। ये क्या बोला गया है, पहले से इनकेस एग्रीमेंट हो रखा हो तभी वो डिस्काउंट लेस होगा। इन द गिवन केस ध्यान रखना, ये डिस्काउंट बाद में दिया गया, बाद में क्यों दिया गया है, मिस्टर जलाउद्दीन मेड द फुल पेमेंट ऑन द डिलीवरी ऑफ द गुड, डिलीवरी पे फुल पेमेंट दी है, डिलीवरी पे फुल पेमेंट दी है उसने, तो मतलब ये पहले डिस्काउंट बिफोर वाला और बिफोर वाला तो नहीं है और एट द सप्लाई वाला तो नहीं है, डिस्काउंट तो बाद में दिया गया है। अब ये पॉइंट बनता है, जो बाद में डिस्काउंट दिया गया है क्या इसका एग्रीमेंट पहले हुआ था या नहीं हुआ था। एग्रीमेंट हम ये मानते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, हम ये मानते हैं कि इसका एग्रीमेंट जो है वो पहले नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। एग्रीमेंट अगर पहले नहीं हुआ था तो इट मीन्स ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं होगा। एग्रीमेंट पहले नहीं हुआ था, इट मीन्स ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं होगा। तो कितना बनता है हमारा, उसके बाद कितना कितना बनता है, कितनी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनती है, इसमें इट मीन्स हम इसको लेस नहीं करें, इट इज काइंड ऑफ assumption that we are taking because हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है, जो कि अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में assumption ली है। तो कितना हो गया, 2 lakhs प्लस 3000 प्लस 2500 प्लस 1500, 2,07,000, कितना बन गया, 2,07,000, 2,07,000 बन गया, 2,07,000 बन गया। सेम स्टेट है तो CGST SGST लगाओ इस पे, 2,07,000 पे 99% का लगाओ, 18,630। उसके बाद इनके पास क्या है, ऑलरेडी कुछ क्या है पड़ा हुआ है, ITC पड़ा हुआ है। उसने क्या करा, मिस्टर जलाउद्दीन ने क्या करा, पे कर दिया, ITC नहीं पड़ा हुआ सॉरी, इन्होंने क्या करा, 18,000 पे कर दिया है, 18,000 पे कर दिया है। अब बच कितना कितना गया जो इन्होंने फर्दर पे करना है, 630 CGST 630 IGST पे करना है। आई होप आपको समझ में आया है क्या assumption ली है, डिस्काउंट बाद में दिया गया है और उसका एग्रीमेंट पहले था या नहीं था वो भी हमें प्रोवाइड नहीं करा हुआ है, दैट्स वाई हमने उसको डिडक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से नहीं करा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई एम अगेन सेइंग दैट आई एम टेकिंग बिट टाइम बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो भी कंसेप्ट आ रहा है मैं वो कंप्लीट होल कंसेप्ट ही आपके सामने रख दूं सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, ASC a registered person under GST supplied the goods amounting to 1,18,000 inclusive of GST to BSC। तो ASC ने किसको दिया है, BSC को सेल करा है, ठीक है। ऑन 30 सितंबर BSC ने फर्दर ये गुड्स किसको दी हैं, BSC ने गुड्स दी हैं किसको, BSC ने ये गुड्स दी हैं आगे राकेश को। BSC ने किसको दी हैं ये गुड्स, राकेश को दी हैं। कितने कितने में दिए हैं ये भी साथ साथ नोट डाउन कर लेते हैं। 1,18,000 इंक्लूसिव ऑफ GST है, इसको एक्सक्लूसिव ऑफ GST कर लेते हैं। 1 लाख की गुड्स हैं, 18,000 का GST है। फर्दर नेक्स्ट वाले ने कितना, 236 की गुड्स हैं और 2 लाख का इस पे क्या है, वैल्यू है और क्या है, 36 का इस पे क्या है, GST है। ASC ने BSC को सेल करी, BSC ने फर्दर राकेश को सेल करी। अब देखते हैं ASC ने क्या करा, इशू करा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब इशू करा है, फटाफट से मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, क्रेडिट नोट तब इशू करते हैं जब हमने या तो इनवॉइस में ज्यादा चार्ज कर लिया है या फिर गुड्स वापस हो रही है या तो गुड्स रिटर्न का केस है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैंने इनवॉइस में ज्यादा चार्ज कर लिया है, इन केस
ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको 1000 की गुड्स भेजी तो मैंने आपको अपने अकाउंट्स में क्या करा होगा, 1000 से डेबिट कर लिया होगा। नाउ यू आर रिटर्निंग सम गुड्स, तो ऑब्वियस सी बात है आप गुड्स मुझे वापस करके जा रहे हो तो मुझे आपके पैसे भी देने होंगे ना। तो पैसे मैं क्या करूंगी, कट करके यहाँ पे कम कर दूंगी? नहीं, मुझे डेबिट वाले आइटम को रिवर्स करना होगा क्रेडिट नोट इशू करके। तो क्रेडिट नोट क्यों इशू करना है? क्रेडिट नोट इशू करना है कुड बी द एनी रीजन, चाहे आपने ज्यादा चार्ज कर लिया, चाहे गुड्स रिटर्न हो रही हैं, तो एएससी ने इशू करा है क्रेडिट नोट। अब एक बात बताओ, क्रेडिट नोट इशू करने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है? ध्यान से सुनना, क्रेडिट नोट इशू करने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, ध्यान से सुनना। मान लो ये गुड्स क्या थी, 1000 की थी, इस पे मान लो 18% का जीएसटी था, 180 इतना मेरा लगा होगा। अब जब गुड्स वापिस हो गई, अब 8000 की गुड्स रह गई, 8000 की गुड्स रह गई, 8000 की जब इस पे गुड्स रह गई, सॉरी 800 की जब गुड्स रह गई, तो कितना इस पे जीएसटी लगता है? तो इस पे जीएसटी लगता है 144। क्रेडिट नोट तो मैंने इशू कर दिया, अब ध्यान रखना, क्रेडिट नोट तो मैंने इशू कर दिया ताकि इनवॉइस की अमाउंट कम हो जाए, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या क्या होने वाला है? इसका इंपैक्ट क्या क्या होने वाला है? जब मैंने ये इनवॉइस पहले कस्टमर को इशू करा होगा, जब मैंने ये इनवॉइस पहले कस्टमर को इशू करा होगा, तो अल्टीमेटली उसने क्रेडिट कितने का लिया होगा? 180 का लिया होगा। अब जो है अमाउंट कम हो रही है, तो मतलब उसको क्रेडिट भी कम का चाहिए था, उसने ज्यादा क्रेडिट ले रखा है, अब उसको कम का क्रेडिट अलाउड है, तो उसको अपना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। सप्लायर के एंड पे क्या होगा, सप्लायर ने 180 का जीएसटी पे कर दिया, अब उसकी लायबिलिटी से 144 की है, तो वो अपनी लायबिलिटी को कम करेगा ना, वो अपनी लायबिलिटी को कम करेगा। गवर्नमेंट कहती है आप अपनी लायबिलिटी को कम कर सकते हो, गवर्नमेंट सप्लायर को बोलती है कि आप अपनी लायबिलिटी को कम कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो रिसिपिएंट है उसने अपना आईटीसी रिवर्स किया हो। समझ रहे हो आईटीसी रिवर्स क्यों करना पड़ रहा है? जो रिसिपिएंट है उसने अपना आईटीसी रिवर्स किया हो, चाहे आपने ज्यादा पे किया है तो कस्टमर ने भी तो ज्यादा आईटीसी लिया है ना, तो आप अगर कम के पे करना चाहते हो तो कस्टमर को बोलो आईटीसी रिवर्स कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ क्या बोला गया, एएससी ने इशू करा है क्रेडिट नोट, किसको? बीएससी को। एएससी ने कितने का नोट इशू करा है? 111,800 का करा है, जिसमें से 1800 का जीएसटी है। द रेट ऑफ डिफरेंस ऑन टू बीएससी, तो बीएससी को क्यों करा है? क्योंकि रेट का कोई डिफरेंस था। देयर आफ्टर बीएससी ने क्रेडिट नोट एंटर करा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट for the same in the case of the Rakesh without intimating him and providing any refund of paid on 2nd November। देखो इसने तो सही कर दिया, इसने तो क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है इसने माइनस करा होगा तो इसको मिल जाएगा। एएससी को तो अलाउड हो जाएगा लायबिलिटी रिड्यूस करना, लेकिन जो फर्दर बीएससी ने क्रेडिट नोट इशू करा है उसने अपने जो पार्टी उसको बताया ही नहीं है कि क्रेडिट नोट इशू करा है। जब पार्टी को बताया ही नहीं है क्रेडिट नोट इशू करा है तो वो अपना आईटी से रिवर्स नहीं करेगा। वो जब तक अपना आईटी रिवर्स नहीं करेगा ये अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज इसने भी इसको क्रेडिट नोट इशू करा, इसने भी इसको क्रेडिट नोट इशू करा। ही इज एलिजिबल टू रिड्यूस द लायबिलिटी बिकॉज उसके सामने वाली पार्टी ने आईटीसी लेस कर लिया होगा, क्योंकि उसने आगे क्रेडिट नोट आगे एंटर कर दिया है, उसने भी क्रेडिट नोट एंटर कर दिया अपनी बुक्स में, तो इसको तो इसने अपना आईटीसी कम हो गया होगा इसका, तो इसको तो अलाउड है टू रिड्यूस द लायबिलिटी। बट राकेश को अलाउड, बिकॉज राकेश को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो अपनी लायबिलिटी रिड्यूस, वो अपना आईटीसी रिवर्स नहीं कर पाएगा, तो इसको लायबिलिटी रिड्यूस भी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो किसको आउटपुट लायबिलिटी रिड्यूस करने का मौका मिल रहा है एज पर द क्वेश्चन? लायबिलिटी रिड्यूस करने का मौका सिर्फ एएससी को ही मिल रहा है, एएससी को ही मिल रहा है। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं फटाफट से। ये पूछ रहा है कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमने वो बतानी है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमने वो बतानी है। लेट्स हैव सम वाटर पहले, फिर करते हैं। ये करते हैं। चलो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट स्टेट बिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है, मैं लाइन वाइज पढ़ती चलूंगी, आपको बताते चलूंगी ये इनकरेक्ट क्यों है और इसकी
इसके भी यहाँ पे करेक्ट क्या होनी चाहिए, देखो सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ फोक और क्लासिकल डांस फॉर्म। अगर आपने पीछे सारे एमसीक्यूज देखे हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए, अगर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है इन फोक और क्लासिकल, इन फोक और क्लासिकल, इन फोक और क्लासिकल परफॉर्म कर रहा है, जिसकी जो फीस चार्ज कर रहा है किसमें, कल्चरल में जो कर रहा है परफॉर्म बाय द डांस और आर्ट फॉर्म, लेकिन जो उसकी फीस चार्ज कर रहा है अप टू 1,50,000 है, लेकिन 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 चाहे उसकी फीस लेस देन 150 है, अप टू 150 है, 1,50,000 है, बट अगर वो परफॉर्मेंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर कर रहा है, अगर वो परफॉर्मेंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर कर रहा है, तो चाहे उसने 1 रुपए की फीस भी ली हो, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल, दैट इज द मेन पॉइंट। ये क्या कह रहा है, उसने एज अ ब्रांड एम्बेसडर अगर परफॉर्म करा है, इफ कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन 150 इज एग्जाम, नो, अगर उसने ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म करा है तो 1 रुपए का पैसा भी टैक्सेबल है, तो इट इज इनकरेक्ट, ये एग्जाम नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद चलिए क्या कह रहा है, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर द लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। मैं आपको ये बात बताती हूँ, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा बिकॉज ये लास्ट में रह जाते हैं कुछ पॉइंट्स। अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो रहा है अंडर द माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो रहा है, ध्यान से सुनना, अंडर द माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसकी जो मैक्सिमम अगर वो कवर है, मैक्सिमम कवर अगर वो 2 लाख तक है, अप टू 2 लाख तक है, देन इट इज एग्जाम। ध्यान रखना, मैक्सिमम कवर अप टू 2 लाख हो, 2 लाख से ऊपर का कवर एग्जाम नहीं है, मैक्सिमम कवर अप टू 2 लाख है, देन इट इज एग्जाम्प्टेड। इन द गिवन केस क्या लिखा गया है, हैविंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ कवर ऑफ 2 लाख एग्जाम, नो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर जो है अप टू 2 लाख है, ओनली देन एग्जाम्प्टेड है, मिनिमम 2 लाख का जो कवर है वो एग्जाम्प्टेड नहीं है, तो मिनिमम 2 लाख का जो कवर है वो एग्जाम्प्टेड नहीं है। उसके बाद चलिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सर्विस बाय एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू द सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2,500 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन थ्रू द क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से एंट्री करने के लिए जो ट्रांजैक्शन चार्ज किए जा रहे हैं, इफ दीज ट्रांजैक्शन चार्ज इज अप टू 2,000 फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, अप टू 2,000 है, अप टू 2,000 है, क्या ट्रांजैक्शन चार्ज अप टू 2,000 है, किसके रिगार्डिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग आपने ट्रांजैक्शन करी है, अप टू 2,000 है, तो वो क्या है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, अप टू 2,000 एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अप टू 2,500 इन सिंगल ट्रांजैक्शन इज एग्जाम्प्टेड, नो, अप टू 2,000 है तभी एग्जाम्प्टेड है, ये तो गलत बोल रहा है, गलत ही बोली जा रहा है, सही तो बोल नहीं रहा, सही तो हमें पता है कि क्या है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर द ग्रोस अमाउंट चार्ज फॉर इन अ सिंगल कैरेज। मैंने आपको बार बार बताया है, सिंगल कैरेज के लिए 1,500, बट जो आपका बल्क में जा रहा है उसके अंदर आपका एक पार्सल है तो उसके लिए 750, सिंगल कैरेज के लिए 1,500 एग्जाम्प्ट है। गुड्स ट्रांसपोर्ट जा रही है GTA के थ्रू, सिंगल कैरेज है तो 2250 एग्जाम्प्ट नहीं है, ओनली अप टू 1,500 एग्जाम्प्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सारी आइटम्स इन्होंने गलती बताई हैं, तो 1 2 3 4 देखते हैं क्या कहीं पे है। यस, डी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम, तो ये हमारा हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 46, फटाफट से इसको भी करते हैं फिनिश। क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है देखते हैं। मेसर्स विष्णु मेगामार्ट, अ स्टोर लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन द जीएसटी इन राजस्थान। मेगामार्ट कहां पर लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है। इसके पास कोई डिस्काउंट ऑफर चल रही है एट द टाइम ऑफ दिवाली के टाइम पे डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं ऑन वेरियस गिफ्ट आइटम इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द मोर कस्टमर, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द मोर कस्टमर। ये क्या कर रहा है, इट हैज डिसाइडेड टू सप्लाई अ गिफ्ट पैक। अभी मुझे क्वेश्चन में यहां से समझ आ जाना चाहिए क्या पूछ रहा है, मैं आपको समझा, इससे पहले ही आपको बता देती हूँ क्या कह रहा है। ये बात कर रहा है मिक्स सप्लाई की। जब आप गिफ्ट पैक बना रहे हो तो वो चीजें आप क्लब कर रहे हो जो सेपरेटली भी बेची जा सकती हैं। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, दोज गुड्स आर बंडल टुगेदर विच आर नेचुरली बंडल, वो गुड्स इकट्ठी सप्लाई की जा रही है विच आर नेचुरली बंडल। बट मिक्स सप्लाई में जो आप सेपरेट भी बेच सकते हो उसको भी आप क्लब करके जबरदस्ती बना रहे हो। तो अब कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आपने मिक्स सप्लाई करी है बट आपने क्या करा है, उन सब मिक्स सप्लाई का एक सिंगल प्राइस चार्ज करा है,
सिंगल प्राइस चार्ज करा है तो हाईएस्ट रेट वाला टैक्स लग जाएगा। अगर सेपरेट प्राइस होता, सेपरेट रेट होता, हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, सेपरेट प्राइस सेपरेट रेट होता तो रिस्पेक्टिव रेट लग जाते, लेकिन अगर सिंगल प्राइस चार्ज करा है तो इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई हाईएस्ट रेट वाला चार्ज करेंगे, हाईएस्ट रेट वाला लगाएंगे। अगर कॉम्पोजिट सप्लाई होता तो प्रिंसिपल रेट वाला लगता। देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। 5 पैकेट उसने बताए हैं जीरा नमकीन, उसने नमकीन बनाई है जो 12% पे है, रोस्टेड आलमंड्स डाल दिए जो 18% पे है, चॉकलेट डाल दी है, कॉर्नविले चॉकलेट डाल दी है जो 28% पे है, टी फ्रेश जूस डाल दी है 18% पे है। सिंगल बास्केट बना के 1000 रुपए चार्ज कर लिए। अब मिक्स सप्लाई तो है बिकॉज जूस आलमंड ये सब चीजें सेपरेट भी बिक सकती थी। दीज आर जबरदस्ती बाउंड, जबरदस्ती इनको बाउंड किया गया है एंड सिंगल प्राइस चार्ज किया गया है तो मैक्सिमम रेट का टैक्स लगता है। तो मैक्सिमम रेट कितना है 28%, तो 1000 पे 28% टैक्स लग जाएगा। पहली बात तो ये मिक्स सप्लाई है, दूसरी बात ही 28% हाईयर रेट से चार्ज होगी। देखो 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 क्या कहते हैं, मिक्स सप्लाई है, बिल्कुल मिक्स सप्लाई में प्रिंसिपल रेट क्या बात कर रहा है, इसको पता ही नहीं है। मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट से टैक्स होता है एंड हाईएस्ट रेट इज द 28%। किसको था हाईएस्ट रेट? चॉकलेट को था। यहाँ पर फिनिश होता है 46 to 50। आई होप आपको समझ में आया हो। कंप्लीट हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली है। आई होप आपको हेल्पफुल है वीडियो। इफ दीज आर रियली हेल्पफुल देन शेयर इट विद द फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन आल्सो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम इन द शॉर्ट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। यस, हमने स्टार्ट करी है रिवीजन। आई होप आप रिवीजन वीडियोस देखेंगे। जब भी आप रिवीजन वीडियोस देखेंगे, जो चैप्टर्स मैं अपलोड करी हूँ, कुछ चैप्टर्स के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वो देख के साथ में अमेंडमेंट क्लब कर सकते हो बीच में, है ना। तो आई ट्राई कुछ डिफरेंट चैप्टर्स में डाल दूं इस बार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड यस कीप स्टडिंग। एग्जामिनेशन तो आनी ही है एंड आनी ही डेफिनेटली चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।